जय हिंद। अखंड हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 और 12 को ध्यान में रखते हुए विशेष वीडियो छंद का आप लोगों के बीच। छंद आज जानेंगे, छंद के प्रकार जानेंगे और उसका पूरा अध्ययन हल सहित अर्थात उदाहरण सहित, लक्षण सहित आप इसको जानेंगे। सबसे पहले छंद क्या है? तो जब वर्ण, मात्रा, यति, गति को ध्यान में रख करके काव्य रचना किया जाता है तो वहां छंद होता है। या आसानी से कह सकते हैं, जब अक्षर, मात्रा और यति, गति को ध्यान में रख करके काव्य रचना किया जाता है तो वहां छंद होता है। जैसे व्याकरण के बिना गद्य रचना संभव नहीं है, व्याकरण के बिना गद्य संभव नहीं है, गद्य की रचना संभव नहीं है। उसी प्रकार से छंद के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। छात्रों, अब हम छंद के भेद जानेंगे तो आमतौर पर तो आप तमाम चीजें पढ़े होंगे। दोहा, सोठा, चौपाई, कुंडलिया, वसंत तिलका, इंद्र वज्रात, तमाम चीजें पढ़े होंगे, तमाम बातें जानते होंगे आप लोग छंद के बारे में। लेकिन आप क्या जानते हैं कि छंद का जो वास्तविक भेद है, छंद का वास्तविक रूप है, वह क्या क्या है? छंद के जो भेद हैं वे कौन कौन से भेद हैं? तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे छंद के भेद। तो छंद के भेद में हम बात करेंगे वाणिक, मात्रिक, उभय छंद एक होता है और एक मुक्त छंद होता है जिसको मुक्तक आप लोग बोलते हैं। तो विशेष तौर से आप लोग मात्रिक छंद पढ़ते हैं जिसमें दोहा, सोठा, चौपाई आप लोग पढ़ते हैं और कुछ जगहों पर आप लोग वाणिक छंद भी पढ़ते हैं जिसमें आप पढ़ते हैं वसंत तिलका, इंद्र वज्रा वगैरह पढ़ लेते हैं। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे पहले छंद की। आप लोगों ने जाना कि जब मात्रा, वर्ण, यति, गति को ध्यान में रख करके काव्य रचना किया जाता है तो वहां छंद होता है। छंद के प्रकार पहला जो है मात्रिक, वाणिक, उभय छंद और मुक्तक छंद, ये चार छंद आप पढ़ेंगे। मैं एक एक का परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा, एक एक की जानकारी आप अर्जित करेंगे। मात्रिक छंद जो होता है जब मात्रा को ध्यान में रख करके काव्य रचना किया जाता है, जिस छंद में मात्रा की गणना एक जैसे होती है, एक समान होती है, तो वहां मात्रिक छंद होता है। सीधे से जानिए कि मात्रा को ध्यान में रख करके जब काव्य रचना की जाएगी तो मात्रिक छंद होगा। जब वर्णों को ध्यान में रख करके अर्थात अक्षरों को ध्यान में रख करके काव्य रचना की जाएगी तो वाणिक छंद होगा। और जहां मात्रा और वर्ण दोनों को, मात्रा और अक्षर दोनों को ध्यान में रख करके काव्य रचना की जाएगी तो वहां उभय छंद हो जाएगा। उभय मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। तो मात्रा और वर्ण जहां दोनों बराबर दिखाई देगा वहां उभय छंद होगा। जबकि मुक्तक छंद क्या है कि यहाँ जो होता है मुक्तक छंद में न वर्ण बराबर मिलेंगे, न अक्षर बराबर मिलेंगे, न मात्रा बराबर मिलेगा। सीधे से हम कहेंगे कि यह मुक्त रूप से अपने अनुसार असमान गति से जहां मर्जी वहां अपने अनुसार जब वर्ण और मात्रा को धारण कर लेता है और जब छंद बना लेता है तो वहां मुक्तक छंद होता है। ये चार छंद उसके परिभाषा हुए। छंद के प्रमुख चार अंग हैं। पहले हम इसे जानेंगे। पहले क्या है? गति। तो पद का जो बहाव होता है, जिस भाव में चलता है उसको हम गति कहते हैं और
बहाव तोड़ करके जहां रुक जाता है पद, उसको हम यति कहते हैं। और तुक, बहाव तोड़ने के बाद से जब अंतिम वर्ण मिलने लगते हैं उनको तुक कहते हैं। और पद को पढ़ते समय वर्ण पर जो समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। एक तरफ से जानेंगे, एक उदाहरण के तौर पर हम जानेंगे कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जैसे रही मन पानी राखिए, तो हम एक गति में चल रहे हैं, एक गति में चल रहे हैं, एक बहाव में चल रहे हैं, लेकिन रही मन पानी राखिए ये आया, हम यहाँ रुक गए। ये जो है राखिए, यह यति हो गया। उसी प्रकार से रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखिए यहाँ ऊन आप देख रहे हैं जो अंतिम में चौथे पैरा में दोनों के दूसरे पैरा में, जो दोनों पद के दूसरे पैरा में जो ऊन आ रहा है वह तुक है। एक बार पुनः मैं बता देना चाहता हूँ, जिस बहाव में आप चलेंगे उसको गति कहेंगे। जैसे रही मन पानी राखिए, आप जिस बहाव में चल रहे हैं उसको गति कहेंगे। और ये जहां रुक जाएंगे हम पद को तोड़ करके, गति को तोड़ करके, अपने बहाव को तोड़ करके रुक जाएंगे, उसको हम बोलेंगे यति। और जो अंतिम का अक्षर मिलने लगेगा, अंतिम के जो दो वर्ण मिलने लगेंगे उनको हम कहेंगे तुक। जैसे बिन पानी सब सून, मोती मानुष चून। तो सून और चून दोनों जो है एक के जैसे हैं, उनको हम तुक कहते हैं। तुकांत का जानते होंगे, तुकांत वर्ण के बारे में पढ़े होंगे, तुकांत वर्ण जानते होंगे। अंत में जो तुक मिलता है वही तुक है, उसी तुक को यहाँ भी पढ़ना है। उसके बाद से मात्रा क्या है? जो आपका जब किसी पद को पढ़ रहे हैं तो वर्ण पर लगने वाला समय जो है यह है मात्रा, जिसको आप पढ़ते होंगे पहले से ही वर्ण विचार वर्ण में पढ़े होंगे। जो मात्रा होता है यह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये स्वर जो आप पढ़े होंगे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो पढ़े होंगे, उसी को यहाँ आप पढ़ते हैं। मात्र दो ही में पढ़ेंगे, ह्रस्व स्वर जिसको लघु स्वर कहेंगे, और एक गुरु स्वर होता है जो बड़ा होता है। प्लुत में चूंकि ज्यादा समय लगता है तो उसको भी हम गुरु में ही रखते हैं। तो जो मात्रा आप वर्ण विचार में पढ़े हैं वही मात्रा यहाँ भी पढ़ना है, वही गणना करना है। बस जो छोटा वाला मात्रा होगा उसको हम लघु में रखेंगे, छोटा मान लेंगे, और जो बड़ा वाला मात्रा होगा जिसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा उसको हम मान लेंगे गुरु में। आप आसानी से पढ़ते होंगे। क्या है जो ह्रस्व स्वर है वह क्या है? जिसको बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ। जो बोलते हैं जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है उसको आप ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है उसको आप दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो यह है दीर्घ स्वर, इसी को आप गुरु में गिनेंगे। और जो प्लुत स्वर होगा उसको भी आप गुरु में ही गिनेंगे। ये छंद के प्रमुख 4 अंग रहे। अब छंद के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे आगे, तो उसमें हम जानेंगे सबसे पहले मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के बारे में आप जान चुके हैं, थोड़ा सा 2 मिनट पहले की वीडियो में जाने हैं। मात्रिक छंद क्या है? जब मात्रा को ध्यान में रख करके कोई पद रचना किया जाता है, काव्य रचना किया जाता है, तो मात्रिक छंद होता है। उसको अब आगे से जानेंगे। हम पहले जानेंगे मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद
जब मात्राओं को ध्यान में रख करके पद्य रचना किया जाता है, मात्राओं को ध्यान में रख करके काव्य रचना किया जाता है तो मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद 3 प्रकार से हो सकते हैं, जैसे एक सममात्रिक छंद, एक विषम मात्रिक छंद, एक अर्ध सममात्रिक छंद। सममात्रिक में क्या होता है, आपके चारों पैरा, चारों पद में एक बराबर मात्राएं मिलेंगी। बस इतना जानिए कि चारों पदों में जब एक बराबर मात्राएं मिलेंगी तो वहां सममात्रिक छंद होगा। अब जहां चारों पदों में कहीं मात्रा मिलेगा ही नहीं, एक बराबर मात्रा नहीं मिलेगा, वहां विषम मात्रिक छंद होगा। अर्ध सममात्रिक क्या होता है कि पहले और तीसरे का मात्रा एक बराबर होगा और दूसरे और चौथे का मात्रा एक बराबर होगा, तो वहां अर्ध सममात्रिक छंद होता है। बस इतना ही जान लीजिए। अब इसके आगे और भी जानेंगे, बस जानिए कि चारों पदों में जब बराबर मिलेगा सम, चारों पदों में बराबर नहीं मिलेगा तो विषम, और जहां पहले तीसरा दूसरा चौथा बराबर हो जाएगा तो अर्ध सममात्रिक छंद हो जाएगा। अब मात्रिक छंद के जो विशेष रूप हैं, जो मुख्य रूप हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है, जैसे दोहा, सोठा या बरवै, चौपाई, इसकी चर्चा हो जाए। इसको यहीं पर रोकिए, बस इतना ही इसमें जानना है कि किस प्रकार से सम, विषम और अर्ध सम हम मानते हैं। आप लोगों ने मात्रिक छंद जाना कि जब मात्रा को ध्यान में रख करके पद्य रचना किया जाता है, काव्य रचना किया जाता है तो मात्रिक छंद होता है। मैंने पहले ही बताया मात्रिक छंद जो है ये 7 प्रकार का होता है, जैसे चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलिया, हरगीतिका, बरवै, ये 7 मात्रिक छंद होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को इसके पूर्व में बता दिया है सम मात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सम मात्रिक, तो इन्हीं में से अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सम मात्रिक है, कौन विषम मात्रिक है और कौन अर्ध सम मात्रिक है, इसके बारे में जानेंगे। अब हम इनकी चर्चा विस्तृत करेंगे, क्योंकि हमको यही जानना होता है कि चौपाई कौन है, दोहा कौन है, सोठा कौन है, इनकी पहचान कैसे हम करें, इनको कैसे जानें, इनकी पहचान क्या है, दोहा की पहचान क्या है, सोठा की पहचान क्या है, रोला की पहचान क्या है, कुंडलिया की पहचान क्या है, या हरगीतिका या बरवै की पहचान क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि ये मात्रिक छंद होते हैं। जब कभी भी कहीं आ जाए कि ये कौन से छंद हैं, तो ये मात्रिक छंद हैं। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि इनको कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार से मात्रा की गणना करेंगे, किस प्रकार से मात्रा को गिनेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि कौन चौपाई है, कौन दोहा है, कौन सोठा है, कौन रोला, कौन कुंडलिया है, और कौन अर्ध सम मात्रिक है, कौन विषम मात्रिक है, कौन सम मात्रिक छंद है। इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।